हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीए नवनीत मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और हमारे सीएमए के बच्चे काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे कि सर अब हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं दिसंबर महीने में, तो एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए, कैसे हमें अटेम्प्टिंग सीक्वेंस, रिवीजन सीक्वेंस, कहाँ से सम्स प्रैक्टिस करें, कौन से चैप्टर को ज़्यादा टाइम दे, वगैरह वगैरह वगैरह। इतने सारे गुरु ज्ञान से हमारे पास कि अगर हम वीडियो तोड़ तोड़ के बनाएंगे तो क्या होगा ना, आपके लिए देखने में थोड़ा दुविधा हो जाएगा क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से हमने इस बार पूरा गुरु ज्ञान सीरीज को मर्ज करके एक साथ बनाने का सोचा है, और स्पेसिफिकली आपके टर्म के लिए, यानी कि ये आपके टर्म के लिए एकदम एप्लीकेबल है, विच इज दिसंबर 2024। और इस दिसंबर 2024 में कई लोग अपने एग्जाम्स लगा रहे हैं सीएमए इंटर के। मैं बात करने वाला हूं आज पेपर 8, जो कि आपका अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो सेकेंड लास्ट पेपर है, और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो लास्ट पेपर होता है। बात करूंगा इसके बारे में, बट उससे पहले जितने लोग भी ये वीडियो देखें, आप इसके ड्यूरेशन को देख के डरिए मत। प्लीज कम से कम इसको आप 1.3x में देख के जल्दी जल्दी कवर करने का कोशिश कीजिए, बट कोई भी चीज छोड़िए मत, नहीं तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो शायद बीच बीच में मैं बोलूं और वो छूट जाए। तो इसके साथ शुरुआत करते हैं कि ये जो सेकेंड लास्ट पेपर और लास्ट पेपर की मैंने बात की ना, यहीं पे कई लोग फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं, ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम इज कि इस समय तक लोगों की वो जो शक्ति है ना, शक्ति, एफिशिएंसी, क्षमता के साथ साथ जो शिद्दत, वो बहुत डिग्रेड हो चुकी होती है। तो शुरुआती पेपर में जितना हम जान लगा पाते हैं वो हम लास्ट के पेपर्स में नहीं लगा पाते। ऑल्दो इट इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, बट सिंस ये एकदम लास्ट लास्ट में आता है तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब अगर आप सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि आपके पास एम्पल टाइम है रिवीजन करने के लिए। बट जो लोग दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए तो दुविधा ही दुविधा है, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम वही है कि भैया टाइम ही बहुत कम है और इतना चीज कवर करना है। तो मैं आपको इस पूरे चीज को, सिचुएशन को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। पहले बता दूं, ये आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें पास मार्क्स आपका 40 है। ऑल्दो हम इस पेपर में 70 प्लस टारगेट करेंगे, और उसके लिए ही मैं फुल प्रूफ प्लान बताने वाला हूं। ठीक है सर। सिलेबस का अगर बात करें तो मैंने कुछ अच्छा काम आपके लिए सेग्रीगेट किया है, विच इज बेसिक्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को मैंने एक झुंड बना के लिखा है, बताऊंगा। एलिमेंट वाइज कॉस्टिंग हमारे सिलेबस में 4। सर 4 कैसे, 3 ही तो होता है। 3 ही है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, बट मैंने उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तरीके से भी बांट के अलग अलग बता दिया, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और सारे इनडायरेक्ट को झुंड बना के ओवरहेड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अलग से, और ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था ऊपर, थ्योरी वाला बात। ये पूरा कवर करता है आपका 35 से 40 मार्क। और मेरा मानना है जब आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो उस दिन आके आपको पहले कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये 5 चैप्टर कवर करने हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। इसका रीजन भी दूंगा, और ये हमारा डे 1 रहेगा। डे 1 सर एक ही तो दिन है, हाँ तो तुरंत आते ही मैंने पढ़ने बोला। ये डे 1 में हम ये करने के बाद, सिंस जो लोग दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए चैलेंज रहेगा कि उस रात को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के हम एटलीस्ट 3 चैप्टर और कवर करें, और वो है हमारा जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। ये 3 कवर अगर हम कर लेंगे तो कम से कम हम डे 2 के लिए, यानी अगले दिन सुबह के लिए, सिर्फ जेपीबीपी और सर्विस कॉस्टिंग छोड़ पाएंगे। और जो लास्ट वाला सेट है, देखा जाए तो ये सेट कुछ काम का नहीं है, क्योंकि जॉब और बैच कॉस्टिंग इनडायरेक्टली आप कॉस्ट शीट से कर लेते हो, बैच कॉस्टिंग आप मटेरियल से कर लेते हो, और अलग से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है इसमें। कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जेपीबीपी एक हल्का चैप्टर है, कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोसेस के अगेंस्ट ही आता है, और सर्विस कॉस्टिंग इजी चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको रखा कि अगले सेट के साथ हम इसको रख सकते हैं, यानी ये पार्ट भी हमारा डे 1 में चला जाएगा। बट जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं वो लोग ये वाला पार्ट
सॉरी एक ग्रुप दे रहे हैं, वो लोग ये पूरा सेक्शन अगले दिन सुबह स्टार्ट करेंगे। यानी कि इफ यू आर गिविंग वन ग्रुप, देन डे वन में सिर्फ ये पहला सेट करना है और डे टू के शुरुआत में ये काम करना है। बट अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो आप डे वन में ही ये 3 चैप्टर और रात को एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के पढ़ेंगे। अगले दिन सुबह उठ के आप जेपीवीपी और सर्विस कॉस्टिंग करने के बाद ये 3 चैप्टर लास्ट में करते हो। ये 3 चैप्टर करने का रीजन अगले दिन सुबह यानी डे 2 फॉर दोज, यानी एग्जाम डे अगर मैं बोलूँ एग्जाम डे वाले दिन सुबह सुबह ये 3 चैप्टर करने के फायदे जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, क्योंकि ये तीनों चैप्टर वापस अगला पेपर जो कि ग्रुप 2 में लास्ट पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग के ठीक बाद करने में आपको बहुत आसान रहेगा। जैसे जैसे आप बजट, मार्जिनल और स्टैंडर्ड कर लोगे, इनडायरेक्टली जब आप घर वापस आओगे ना, ये एग्जाम देके ग्रुप 2 के लिए पढ़ाई करोगे, तब आप सीधा पहले ये 3 के जो बाकी टॉपिक जो सिर्फ ग्रुप 2 के हैं, जैसे स्टैंडर्ड ही है वो एक, जिसमें अलग से आपके ओवरहेड वेरिएंसेस और रिकंसिलिएशन वो वाला पार्ट करना, मार्जिनल में थोड़ा बहुत आपका डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्वेश्चंस करना। तो ये पूरा बात हम कवर कर लेंगे जैसे ही हम शाम को घर आए, जो मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वीडियो बनाते वक्त भी बताऊंगा। ये सारा चीज करने से हमारा काम कंप्लीट होता है। जो लोग बहुत ग्रुप दे रहे हैं, सर सुबह सुबह इतना बर्डन बिल्कुल लेना होगा क्योंकि 2 बजे तक एग्जाम है, तो आपके पास सुबह ज्यादा टाइम है मैं बोलूँ तो। और मैंने सुबह अच्छे अच्छे चैप्टर्स रखे हैं जो आपको एकदम वो मोटिवेट करेंगे कि यार ये पढ़ के ही जाना होगा। मार्क्स के हिसाब से भी देखा जाए तो मार्क्स तीनों एकदम इक्वली डिवाइडेड है, बट वो चैप्टर्स कम है और मार्क्स ज़्यादा है, बट लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट भी लगता है। इसलिए मैंने एट ए स्ट्रेच सुबह ही डाला कि भैया करके जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को लेके कई लोग डरते भी है, बट मैं बोलूँगा हमेशा प्रिपेयर करके जाओ। फिर मैं बताऊँगा कि क्या फ़ायदे होंगे अगर आप बाई चांस छोड़ भी देते हो तो। अब जो लोग एक ग्रुप ही दे रहे हैं उनका तो डे 2 का स्टार्ट ही इससे हुआ, तो वो डे 2 में ये सारी बातें कवर करने के बाद, ये सारे चैप्टर्स कवर करने के बाद बजट एज अ टॉपिक भी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि फुल डे आपको मिल रहा है। और सुबह सुबह उठ के आप मार्जिनल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे। सर थ्योरी का क्या होगा? थ्योरी का देखो ऐसा है, मेरा ऑलरेडी थ्योरी वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पे अपलोडेड है। आप नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपको वो लिंक में दे देंगे। और वो वीडियो 1.5 घंटे का है, जिसको अगर आप सुन के चले जाते हो तो आप थ्योरी आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। सेम गोज फॉर एमसीक्यू। वैसे देखा जाए तो एमसीक्यू में थ्योरी एमसीक्यू नहीं, सर प्रैक्टिकल एमसीक्यू ही ज़्यादा पूछता है, और इस वजह से आपका वो भी यहीं से कवर होगा। तो लोग घबराते हैं एमसीक्यू के लिए, क्या करें? कुछ नहीं करना है, जैसे अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, काम हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया हमारे टॉपिक वाइज। मैंने आपको डे वाइज क्या पढ़ना है बताया, पहला। दूसरा, लोगों के लिए पेपर पैटर्न एक बहुत बड़ा झमेला है, और सीएमए इंस्टीट्यूट हर बार अपना इस झमेले को और कॉम्प्लिकेट ही करता है। बट अभी के हिसाब से सिलेबस 2022 में काफ़ी चेंजेस आने के बाद फाइनली इन्होंने एक पेपर पैटर्न डिकोड कर लिया, और आपके दिसंबर 24 के लिए यही एप्लीकेबल है। क्या सर? सेक्शन ए आपका रहने वाला है क्वेश्चन 1 कंपलसरी। सेक्शन बी में 2 से लेके 8 क्वेश्चन नंबर रहेंगे, जिसमें आपको एनी 5 आउट ऑफ 7 करने, यानी 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला, एमसीक्यू में 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 2 मार्क ईच, 30 मार्क्स, जो कि मिक्स्ड बैग मैंने लिखा, मतलब सब मिला जुला के आते हैं। अगर आपको मेरे से पूछना भी है थ्योरी परसेंटेज, तो मैं बता दूं इसमें यानी क्वेश्चंस में 3 से 4 क्वेश्चन थ्योरी के हो सकते हैं मैक्सिमम, बाकी सारे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही थ्योरी रहते, क्वेश्चंस रहते। तो बहुत आसान रहता है ये पूरा पार्ट, और आप आराम से कैटर कर पाओगे। व्हाट अबाउट सर ये 5 से लेके 7, इसके लिए मैं बोलूंगा 5 मार्क्स 14 मार्क्स ईच, 70 मार्क कवर होते हैं। 5 ही अटेम्प्ट करने हैं तो 30 और 70। तो सर 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं? बिल्कुल। क्या छोड़ना चाहिए सर, मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, इंस्टीट्यूट का पैटर्न विथ क्वेश्चन आस्किंग भी सेम है, और वो ये है कि वो लोग हर बार क्वेश्चन नंबर 2 में एक कॉस्ट शीट, और क्वेश्चन नंबर बी में 2 का बी में लेबर या मटेरियल देते हैं। तो देखिए हमने जो डे 1 में पढ़ा था कॉस्ट शीट, मटेरियल और लेबर, वो अगर हम एक साथ पढ़ लेते हैं तो हम सिक्योर रहते हैं कि हमने एक सेट पढ़ लिया। वैसे ही अगला सेट देखिए क्या है, ओवरहेड और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इसलिए देखिए मैंने
उस 2 को भी एक ही सेट में आपको बोला 1 2 3 4 5। जैसे ही आप डे 1 में ये पांचों चैप्टर पढ़ लेते हो ना, इनडायरेक्टली आप 2 क्वेश्चन रेडी कर लिए 14-14 नंबर का एग्जाम हॉल में। सोचिए कितना मस्त चीज है सर। तो एक सिक्योरिटी मिलता है आपको इससे। शाम को आपको मैंने बोला आपको और करने हैं चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बोला कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस। जनरली मैंने आपको बोला कि हमें जॉब कॉस्टिंग का सवाल देखने ही नहीं मिलेगा, और मैंने लिखा भी नहीं है इसलिए। तो कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस मैंने अगले दिन ये इसलिए करने बोला क्योंकि लोगों के लिए ये 3 चैप्टर में प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बहुत सिमिलर है, क्योंकि इसमें अकाउंट्स बनाने होते हैं, मतलब डेबिट क्रेडिट। तो इसलिए मैंने इसको दोनों को साथ में रखा रिवीजन वाइज। और ये एक 4 का बी है और एक 5 का ए है, जिसमें 4 का ए सर्विस है, जो हम एक और चैप्टर करने वाले थे अगले दिन सुबह। और प्रोसेस की जगह कई बार जेपीबीपी पूछ लेता है, और वो भी हम अगले दिन सुबह करने वाले हैं। तो इनडायरेक्टली हमारा 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। और 5 का बी में अभी हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को टाल के रखे हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स का ये मानना है कि थोड़ा डिफिकल्ट है सर। ओके, तो इसको एक बार आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज 100% ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग। मतलब ऐसा होता है कि एक पूरा सवाल 14 नंबर का मार्जिनल कॉस्टिंग पे रहता है, इसलिए वो सेम डे करके जाने मैंने बोला। और लास्ट सेम गोज विथ 7, जिसमें बजट का एक क्वेश्चन और एक बेसिक्स और स्टैंडर्ड्स के ऊपर थ्योरी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा जाए तो अगेन मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स वाइज मैंने बताया, बट ये टोटली थ्योरी रहता है। तो आई जनरली अश्योर कि लोग ये क्वेश्चन तो ना करें, क्योंकि ज्यादा थ्योरी पढ़ के जाना बेवकूफी है। बट एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करें, ताकि आप 6 इग्नोर कर सके। यानी मेरा मानना है एग्जाम अटेम्प्ट करते वक्त 6 और 8 इग्नोर करने का कोशिश कीजिए, 7 जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि एक थ्योरी क्वेश्चन आपका समय भी बचाता है, और इतना तो आप लिख भी सकते हो। और वो सिर्फ बेसिक्स और स्टैंडर्ड्स पढ़ के जाना है, यानी वो जो फर्स्ट सेट मैंने आपको पढ़ने बोला। इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको एक अलग से पढ़ना होगा, ताकि आप 100% पेपर कंप्लीट कर पाए। तो मैंने जो लास्ट में आपको ये करने बोला ना, बजट, मार्जिनल और स्टैंडर्ड, ये इसलिए बोला कि इस तक पहुंच के आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मार्जिनल सर हमें पूरा छोड़ के जाना है। देखिए सर, क्योंकि हमें पता है हम अटेम्प्ट ही नहीं करने वाले, देखो रिस्क है। बट मैं उसके केस में बात कर रहा हूँ जिनको सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है, जिनका दोनों ग्रुप का एग्जाम है। वो क्या करेंगे, वो अगर सुबह सुबह उठ के मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, मतलब बजट, स्टैंडर्ड, मार्जिनल के लिए जो टाइम अवेलेबल है उसमें आप मार्जिनल नहीं कर पा रहे हैं, या एक चैप्टर नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बजट और स्टैंडर्ड करके जाओ, मार्जिनल को भूल जाओ। क्योंकि मार्जिनल अटेम्प्ट वाइज भी लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, 14 नंबर का पूरा एक। बट वहीं बजट और स्टैंडर्ड करने से क्या होता है, सिंस हम प्रोसेस जेपीबीबी अच्छे से करते हैं, तो स्टैंडर्ड में हाथ पांव मार सकते हैं, और वैसे ही थ्योरी और बजट में भी हाथ पांव मार सकते हैं। बट मार्जिनल में हाथ पांव मारने का कुछ बचेगा नहीं। ये सारे एनालिसिस मैं सच बता रहा हूँ, एकदम कट्टर तरीके से मैंने किया है। बच्चों से पूछ पूछ के, जिन्होंने अच्छे नंबर लाए, कम नंबर लाए, स्टैंडर्ड नंबर लाए, हर एक, इट इज अ स्टैंडर्ड नियम जो मैंने देखा है। और इस चक्कर में लोगों का मार्क्स बढ़ा, जो मैंने पैटर्न फॉलो किया कि भैया ये करने से बहुत किफायती पड़ा हमें। तो 6 और 8 हम अवॉइड करते हैं एग्जाम हॉल में, ऑल्दो 6 इजी आ जाए तो बहुत बढ़िया, तब हम 7 भी अवॉइड कर देंगे, या कोई भी एक क्वेश्चन जो हमें टफ लगे। बट 6 और 8 इज जनरली अवॉइडेड इन एग्जाम हॉल। इससे क्या रहता है, हम सुबह सुबह जब उठते हैं ना एग्जाम के लिए, एग्जाम वाले दिन, तो हम ये 3 में कोई 2 सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं पहले, ताकि वो टेंशन भी नहीं रहे कि भैया पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सर एमसीक्यू में मार्जिनल कॉस्टिंग का कुछ आ गया तो मैंने कहा बोला पूरा मत पढ़ो बाबू, एक बार बेसिक तो पढ़ के जाना, भले ही सम्स प्रैक्टिस मत करो या देखो मत, बट एक वो थ्योरीज, फॉर्मूलाज, पीवी रेशियो क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, देख के चले जाना। और अगले दिन शाम को आके तो वो पढ़ना ही है, अगर आपका दोनों ग्रुप का एग्जाम है। ओके सर, तो ये सारी बातें हुई एग्जाम में। मैंने आपको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन कैसे आने वाला है बताया, बोलो हाँ या ना, बढ़िया लगा। तो अभी तक हमने बात किया कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, किस क्वेश्चन में क्या आएगा, और एग्जाम से पहले जो रिवीजन है वो किस तरीके से करे। 2 डेटा मैंने काफी अच्छे से सेग्रीगेट करके किया था, एक आपका सिलेबस वाइज भी और एक पेपर पैटर्न वाइज भी। होप ये 2 डेटा आपको क्लियर है। इसके अलावा जो थर्ड बात हम कर रहे थे वो था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए।
एग्जाम से पहले क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और सीक्वेंस क्या होना चाहिए अटेम्प्ट करने का। इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चले तो कॉस्ट शीट, लेबर मटेरियल, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 रहता है, उससे मैंने आपको बोला कॉस्ट शीट का प्रिपरेशन का कोई भी सवाल आ सकता है। जनरली लोग पूछते हैं एकदम सिंपल कैलकुलेशन वाला, जिसमें फिनिश गुड स्टॉक एडजस्टमेंट देते हैं। हेल्थ से रोअन लेबर में आने का चांस मैक्सिमम रहता है। और अगला टॉपिक है तो लेबर टर्नओवर रेशियो। बाकी लेबर्स के जितने भी प्लान्स है वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते। मटेरियल में ईओक्यू का सम्स हॉट फेवरेट है इनका, और बाकी के क्वांटिटिव लेवल्स। और अगर इसके बाद कुछ पढ़ना है तो मेरे ख्याल से स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओवरहेड में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आता ही आता है, और वो भी एग्जाम में बोल देता है इक्वेशन मेथड, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, जरूर करके जाना। और अभी का आधुनिक दुनिया में एमएचआर का सम्स भी एग्जाम में बहुत पूछ रहा है, तो एमएचआर का सम्स लोग इग्नोर करते हैं, बट करके जाइएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में 90% चांस है वो रिकंसिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट्स देंगे, और अगर नहीं दिए तो 2-3 जनरल एंट्री मारने बोलेंगे, बस लेजर्स आने का चांस नहीं है। जॉब और बैच में मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट बचता नहीं है, बट फिर भी करना है तो वही ईबीक्यू, यानी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जरूर करके जाना है, क्योंकि लोग इसको इग्नोर करते हैं और वो एग्जाम में आ जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफिट है, पार्ट है, क्योंकि लोग फीफो वेटेड एवरेज का तो सम्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट इसका एक सम्स नहीं प्रैक्टिस करते। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विथ एक्सक्लेमेशन क्लॉज का क्वेश्चन आईसीएमआई का हॉट फेवरेट है, और उस वजह से उसके जितने 3 क्वेश्चन मैंने कराए थे उसमें से 2 जरूर करके जाइएगा। जेपीबीपी में एनआरवी मेथड इनका फेवरेट रहता है, और सेकंड है इनके लिए आपका सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, बट एनआरवी इज मोर प्रेफरेबल। सर्विस कॉस्टिंग में ट्रांसपोर्टेशन का ही देगा, नहीं तो फिर होटल, और आपके इस केस में तो 3 ही टॉपिक है। बजट में फ्लेक्सी बजट आना ही आना है, कैपेसिटी वाइज बनाने, क्योंकि जो वो फंक्शनल बजट है वो ज्यादा ग्रुप 2 के तरफ टेंड है। मार्जिनल में जैसा मैंने आपको बोला सीवीपी का सिंपल वाला क्वेश्चन, यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का, और लिमिटिंग फैक्टर के सम्स। मटेरियल वेरिएंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। डन। इसलिए आपको एग्जाम हॉल में जनरली लेबर का सवाल मिल सकता है और स्टैंडर्ड में मटेरियल का वेरिएंस। सर व्हाट टू डू डे बिफोर एग्जाम, एक दिन पहले क्या करना चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिवीजन, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, इसी लॉजिक से आपको पढ़ना है, और मैंने यहाँ लिखा भी है वही लॉजिक, डे वाइज ऑलरेडी लिख के दिया है। इसके ऊपर हमने बातचीत कर लिया था। अटेम्प्टिंग सीक्वेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वाला बात आपको अडेयर करना है एग्जाम हॉल में, क्योंकि ये एक लौता पेपर है जिसमें पार्ट्स नहीं है, पहला। दूसरा 100% प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करके आ सकते हैं सर, तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस पेपर को लेके। और इस पेपर को लेके जो अच्छी बात है उसके बारे में बात करते हैं। पहला, हम हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, वेरी इजी, और ये सवाल हमारा समय बचाएगा। सर एमसीक्यू, मैं बोलूंगा रीडिंग टाइम अगर मिलता है तो एमसीक्यू के क्वेश्चंस को ग्रॉस करते वक्त उसी समय अगर तुमको कोई आंसर थ्योरी वाला दिखता है तो उसको डॉट 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 बना दो वहां। और अगर तुमको लगता है नहीं सर अभी मेरे को एमसीक्यू देखने से डर लगेगा, तो मत करो, क्योंकि कॉस्ट का एमसीक्यू प्रैक्टिकल बेस्ड रहता है, तो उसके लिए डॉट 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 बना लो। 3-4 जो थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे, अगर तुमको आते ही क्वेश्चन दिख रहा है कि हाँ इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, और अगर तुमको कोई टॉपिक रिलेटेड, वही कॉस्ट शीट और मटेरियल रिलेटेड कोई 2-2 नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है, जैसे कि ईओक्यू, और वो सॉल्व मत करो, टिक कर लो कि बगल में कॉस्ट शीट का सवाल था, ये सीएस लिख दो, ये मटेरियल का सवाल था एम मैट, ऐसे करके, ताकि आप जब भी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करो ना बड़ा, तुरंत उस एमसीक्यू को करो। इसलिए मैंने देखिए एमसीक्यू का ब्रैकेट बीच में डाला है। बीच में डालने का मतलब ये नहीं है कि बीच में करना है, बीच में डालने का मतलब है ड्यूरिंग द पीरियड करते रहना है। जैसे हम 2 करते हैं, हमें मटेरियल और कॉस्ट शीट के कई बातें ध्यान आ जाती हैं, मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड हमें मटेरियल और कॉस्ट शीट को याद दिलाता है। और जब हम एग्जाम में पेपर रीड कर रहे थे, आपको तो पता है ऑलरेडी क्वेश्चन वाइज क्या सेग्रीगेटेड है, बस एक में नहीं पता, और वो है क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं बोलूंगा 1 का सेग्रीगेशन आप कर लो कि कौन सा टॉपिक किस चैप्टर का आपको लग रहा है। एक बार लिख लिया, किसी का नहीं पता चल रहा तो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। लिखने के बाद जैसे जैसे उस टॉपिक का अगर आपको सम्स आगे मिलता है, जो कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में, उसका जैसे ही आप सेट कंप्लीट करो, गो एंड डू दैट, यानी पहले पन्ने में जगह छोड़ दो, सीधा लिख के सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू कंपलसरी सेक्शन ए, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हर एक का आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लिखना एग्जाम हॉल में, और कुछ नहीं, यू डोंट नीड टू शो एनीथिंग।
अगर आपको कुछ वर्किंग करना है, वर्किंग नोट करना है, तो उसके लिए अगले पन्ने में वर्किंग नोट टू क्वेश्चन नंबर 1, और वहां आप यूज कर सकते हो उस पन्ने को रफ वे में भी। बट मैं प्रेफर करता हूं आप सिर्फ पहले पन्ने में वो करो और उसके बाद रफ वर्क के लिए एक पन्ना छोड़ दो हाईएस्ट। ये करके आप बेस्ट टाइम में सम्स कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। तो मेरा पैटर्न समझे, 2 का जब हम कॉस्ट शीट मटेरियल या लेबर जो भी आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एमसीक्यू में हमने मार्क करके रखा है कि ये मटेरियल का था, बाद में देखेंगे, मटेरियल का समझा के कर लिया क्योंकि उस समय ताजा ताजा है मटेरियल। वैसे ही हम अगला सम्स 3 करेंगे जो कि ओवरहेड और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रिलेटेड होगा, और वैसा अगर कुछ क्वेश्चन पीछे मिलता है तो वो कर देंगे। फिर हमारा सीक्वेंस होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात किया था। फिर जैसे मैंने बोला बीच में हम एमसीक्यू कर रहे हैं, बट 6 और 7 में मैंने आपको बोला प्रेफर्ड हम 7 करते हैं जिसमें थोड़ा सा थ्योरी रहता है, और वो बजट और थ्योरी वाला क्वेश्चन यदि हम कर लेते हैं तो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग वाला जो सम्स है 6 वो अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए मैंने 6/7 लिखा है। तो कई बच्चे होते हैं कि नहीं भैया हमको थ्योरी करना ही नहीं, हमको मार्जिनल भी अच्छे से आता है, तो 6 कर लो, वरना 7 में जाओ। थ्योरी उस समय करने से समय भी बचता है क्योंकि लास्ट लास्ट में लोगों को लगता है अरे टाइम नहीं है, तो 7 तुरंत करने से क्या होता है एक वो बफर मिलता है, क्योंकि 7 नंबर का थ्योरी लिखने में कम टाइम लगता है देन 7 नंबर का सम्स करने में। और लास्ट क्वेश्चन आपका 5 होना चाहिए क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रहता है और लोगों को थोड़ा दिक्कत रहता है, तो उसका पार्ट ए करके पहले शांत हो जाइएगा, फिर पार्ट बी कर लीजिएगा। ट्राई टू आउट 8। अब अगर ऐसा लगता है कि 8 ही करना है, हम रट के गए हैं, हमको 5 छोड़ना है, तो 5 की जगह 8 कर लो, कोई भी कर लो, बट 8 तो मैं प्रेफर करूंगा मत करो, बट करना चाहते हो तो थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाना। ये रहा मेरे तरफ से आपके लिए सारी बातें ग्रुप 1 कॉस्टिंग पेपर को लेके। पेपर 8 नामकरण है जिसका एग्जाम आखिरी है ग्रुप 1 का, और दोनों ग्रुप के हिसाब से सेकेंड लास्ट। ऑल द बेस्ट एवरीबडी। प्लीज ये वीडियो आप सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि आई थिंक दिस कैन हेल्प अ लॉट ड्यूरिंग एग्जाम हॉल। और अगर आप लास्ट तक सुन रहे हैं तो मैं सच बता रहा हूं आपको इस चीज का बेनिफिट पक्का आप एग्जाम में ले पाएंगे, और आप आके फील करोगे कि भैया सही में काम आया है वाला बात। और ये सारी बातें मैं चाहूंगा आप अडहेर करें, सुने पूरा, अगर नहीं भी सुने हैं तो वापस से, और कुछ भी बात लगे उसको लेके लिख लीजिए कहीं। ओके एवरीबॉडी, तो आगे के वीडियोस आएंगे हर सब्जेक्ट के लिए। टाटा बाय बाय।